भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के गुरु माने जाते थे। गांधी जी ने उनको अपना गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले भाषण देने में बहुत ही सक्षम थे। वो उनके भाषण को मतलब ऐसा माना जाता था कि उनसे अच्छा कोई भाषण दे नहीं सकता। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये है अधिकार राज्यसभा को, कि कोई भी विषय सूची राष्ट्रीय हित की है, ऐसा अधिकार है कि वह कह सके कि इस पर कानून केवल केंद्र सभा बनाएगी, मतलब केंद्र बनाएगा। ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया? तो 1998 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने? 1916 में जवाहरलाल नेहरू भी होम रूल लीग के सचिव बने थे। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित हुआ? तो इसका सन है 1955। 5 से लेकर 11 तक के जो अनुच्छेद हैं भाग 2 में, वह नागरिकता से संबंधित हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसका प्रचलन इसके प्रचलन का किसी भी रूप में निषेध कर दिया गया? तो अस्पृश्यता निवारक अनुच्छेद 17 है। ये हमारे जो अधिकारों की सूची है, मौलिक अधिकार जो 12 से 35 के बीच है, जिसमें समानता का अधिकार सबसे पहले है 14 से 18। उसी में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा। लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित करके की थी? 1969 में यह पारित हो गया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है। 1968 में अधिनियम इस पे आया प्रस्ताव, 1969 में पारित हुआ। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किसने बतलाया? डायसी ने। डायसी एक ब्रिटिश विद्वान, AB डायसी, इन्होंने विधिक संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता में अंतर बतलाया। संप्रभुता की धारणा किसने दी? जीन बोधा ने दी। और आधुनिक संप्रभुता की बात करें तो वो भी जीन बोधा हैं। आधुनिक संप्रभुता की धारणा। निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की सूची के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। यह वक्तव्य कहता है मार्क्स के अनुसार। मार्क्स कहते हैं कि राज्य बना ही इसलिए है क्योंकि वहाँ जो एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है, तो राज्य केवल शोषक वर्गों के हितों के लिए बना है। शोषक वर्ग अपना हित साधते हैं राज्य जैसी संस्था का निर्माण करके। तो मार्क्स चाहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य समाप्त हो जाएगा और सारी व्यवस्था राज्य विहीन हो जाएगी। सर्वहारा की क्रांति का भी मार्क्स जो है समर्थन करता है। निम्नलिखित में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए गए हैं? राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत मतलब धीरे धीरे राज्य तैयार हुआ। तो ये है रक्त संबंध। सबसे पहले परिवार आया, रक्त संबंध मतलब परिवार से रिलेटेड, फिर धर्म, फिर युद्ध, फिर राजनीतिक चेतना। ये जो है एक सीढ़ी इस तरह से बन रही है जो कि आरोही क्रम में चल रहे हैं। तो ये एक ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख तत्व इसमें हैं। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य बना तो कब बना? 1950 में, जब भारत का एक संविधान बना
संविधान लागू हुआ, प्रतिनिधि वाली सरकार बनी और जो पूरे देश का एक प्रमुख जैसे राष्ट्रपति हैं वह चुने हुए नहीं, बल्कि एक गणराज्य में होता है कि प्रतिनिधि चुने ही हुए हैं, लेकिन वो उस अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंश हैं? 6। कुल कितने अंग हैं या कुल कितने अंश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो 6 हैं। 6 जैसे उसमें भी अलग अलग महासभा है, सुरक्षा परिषद है, इस तरह से कुल 6 हैं। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? राज्य साधन है और साध्य दोनों है, ये कथन बिल्कुल सही है। साधन और साध्य मतलब राज्य के लिए पहले अगर साधन मानते हैं तो सभी मनुष्यों के लिए, जो जितने नागरिक हैं उनकी रक्षा के लिए राज्य बना है, तो वह साधन हो गया। और राज्य ही साध्य है, मतलब सारे लोग उसके अंदर ही आते हैं, उसके अंतर्गत ही आते हैं, तो इस तरह वह साध्य हो गया। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है विधि निर्माता निकाय में। अगर संविधान को हम परम प्रभु मान लेंगे तो विधि निर्माता निकाय है वह जो विधि निर्माता निकाय है, क्योंकि अगर लिखित पोथी जो संविधान है वह मूर्त रूप में है नहीं, मूर्त रूप में तो वही लोग हैं जो उसको बनाए हैं। तो इस तरह तत्कालिक संप्रभुता विधि निर्माता निकाय में आरोपित है। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं, क्योंकि परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं। बहुलवादियों का मानना है राज्य ही नहीं केवल एक संगठन है, बल्कि अन्य संगठन भी राज्य की ही तरह हैं। राज्य की ही तरह उनके पास भी अधिकार होने चाहिए, उनके पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं। तो वो बहुलवादी संगठन बहुत राज्य के ही बराबर सबको रखता है। दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि राज्य। तो ये बहुलवादी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक संविदा सिद्धांत से संबद्ध है? सामाजिक संविदा सिद्धांत हॉब्स लॉक रूसो की है, लॉक ऑप्शन में है, लॉक लगा देंगे। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करता है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। लॉर्ड एक्टन ने कहा था स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन किया? फांसीवाद का सिद्धांत अल्फ्रेडो रोक्को फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन किया। इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो अभिजात वर्ग की सरकार में। अभिजात वर्ग जो है, अभिजात वर्ग मतलब अभिजन वर्ग जो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ वर्ग मीन्स कुलीन वर्ग, श्रेष्ठ वर्ग एक ऐसा वर्ग जो निरंतर अपने मतलब शासन पद्धति में निरंतर कार्यरत रहता है। फांसीवाद ने राज्य को क्या माना है? फांसीवाद ने राज्य को आवश्यक बुराई माना है कि वर्ग विरोध के समाधेयता का परिणाम और अभिव्यक्ति माना है, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति माना है। तो ये सही है, 3rd नंबर की व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति माना है।
निम्न विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? तो समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद के मार्क्स हैं, और मार्क्स के साथ साथ एंजल्स उनके जो शिष्य हैं या उनके साथ जो बुक्स उनकी साथ ही में लिखे हैं। जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवाद। समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वे जोर देते हैं, जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस प्रकार भिन्न है कि वे जोर देते हैं व्यक्ति स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद दोनों एक दूसरे से इस पर भिन्न है। मार्क्सवादी क्या करते? मार्क्सवादी अलग अलग व्यक्ति को नहीं रखते। मार्क्सवादी एक मजदूर वर्ग हो गया और एक शोषक वर्ग हो गया। एक शोषक जो राज्य को अपने हाथ के मतलब अपने राज्य पे पूरी तरह से जिसका वो है एक एकाधिकार है, वैसा शोषक वर्ग है। और जनतंत्री लोकतंत्र में व्यक्ति है, तो ये दोनों व्यक्ति ही है, लेकिन व्यक्ति को एक मजदूर वर्ग के रूप में लेता है और व्यक्ति के रूप में लेता है। किस तरह दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के अगर व्याख्या की जाए तो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। निम्नलिखित में से 3 ऐसे जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? समाजवाद इन तीनों से अलग है। उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद। सबसे पहले उदारवाद जो है वो व्यक्ति पे ही उसका केंद्र है, क्योंकि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहता है। तो उसके बाद व्यक्तिवाद पे आए। व्यक्ति को प्राथमिकता देता है। बहुलवाद अलग अलग संगठनों को बराबर प्राथमिकता देता है। जितने भी संगठन हैं उनके पास अपनी शक्ति है, संप्रभुता है, तो वो राज्य के बराबर सबको कर देता है। इस तरह वो व्यक्तिवाद, बहुलवाद और उदारवाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से मिलता है विचार, लेकिन समाजवाद का विचार नहीं मिलता है। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। मतलब जो व्यक्तियों का संगठन है, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि